हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री को कवर करते हैं। आज हम अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। जिन्हें नहीं पता, हम अभी चैप्टर नंबर 4 पे हैं, हिस्ट्री क्लास 10th के, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी 2 वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं, तो प्लेयर लिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज बनने के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम कैसे आया, क्या क्या चीज़ें हुई। और ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉलोनीज आखिर होती क्या हैं। तो जिन भी देशों पर ब्रिटेन का राज था वो सारी की सारी कॉलोनीज कंसीडर की जाती हैं। इंडिया भी उसमें से एक है, अमेरिका भी था। लेकिन हम इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया एज ए कॉलोनी की बात करेंगे, हम और कॉलोनीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब बात करते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। अब जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर इंडिया का कॉटन बहुत ज़्यादा माना जाता था। और आज भी इंडिया के अंदर जो मलमल का कॉटन होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो आज भी माना जाता है और वो आज भी डिमांड में है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इस चीज़ के एविडेंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ कुछ आंकड़े लिखे हैं, मैं वो रीड आउट कर देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे इंडिया का ट्रेड उस टाइम पे कितना ज़्यादा फ्लरिश करता था। जैसे पंजाब से हमारा कपड़ा अफगानिस्तान जाता था, ईस्टर्न पर्शिया जाता था, सेंट्रल एशिया की ओर जाता था। उसके साथ साथ सी पोर्ट से हमारा कपड़ा ब्रिटेन की तरफ भी जाता था और फर्दर कंट्रीज़ में भी जाता था। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भाई सिल्क रूट के टाइम पर इंडिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। सो अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा सी ट्रेड भी बहुत अच्छा था, हमारा लैंड ट्रेड भी बहुत अच्छा था और हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस भी थे। अब जैसे कि हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट था हमारा सूरत का, जो गुजरात में है। उसके बाद मसूलीपट्टनम और हुगली, जो बंगाल में है। अब ये तीनों ही पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। अब जैसे सूरत का पोर्ट था, वो हमें गल्फ कंट्रीज से कनेक्ट करता था, रेड सी से कनेक्ट करता था। उसके बाद अब जैसे हम यूरोप चले जाएं, इस तरीके से सूरत का पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरी तरफ हुगली का जो पोर्ट था, वो हमें सदर्न एशिया से कनेक्ट करता था। और आखिरी में मसूलीपट्टनम, जो कोरमंडल पोर्ट के अंदर था, वो भी हमें इन्हीं सब कंट्रीज से कनेक्ट करता था। तो हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी थे। उसके बाद भाई आगे बात करें तो जैसे हमने पहले बात की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर यूरोप में कैसे काम होता था, वैसे ही काम यहाँ इंडिया में होता था। यहाँ पर हमारे पास वीवर्स होते थे, कॉटन को उगाने वाले लोग होते थे, कॉटन से धागा बनाने वाले लोग जैसे वीवर्स, वो हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास और भी लोग हो गए, ब्रोकर्स हो गए, सप्लाई ब्रोकर्स हो गए। तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉय थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कॉटन को उगाया, वो फार्मर्स अलग, उसके बाद वीवर्स वो अलग, वीवर्स के बाद उस वीवर से बल्क में सामान खरीदने वाले सप्लाई मर्चेंट्स वो अलग, और उसके बाद मेन मर्चेंट्स जो बेचते हैं या फिर सप्लाई और डिमांड को चेक करते हैं, वो लोग भी होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग पावर होती थी। बार्गेनिंग पावर में कैसे बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीवर हूँ, ठीक है, मैं कपड़ा बनाता हूँ। अब मेरे कपड़े का बेस्ट प्राइस कहाँ पे है, तो मेरे पास एक ब्रोकर होता था जो मर्चेंट से भी कनेक्टेड होता था और मुझसे भी कनेक्ट होता था। अब मुझे अपने कपड़े का कहीं पे 200 रुपये भाव मिल रहा है, कहीं पे 400 रुपये मिल रहा है, तो मैं ब्रोकर को बोलता हूँ कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे अपने कपड़े के लिए बेस्ट प्राइस चाहिए, मेरे को बेस्ट प्राइस ला के दो। तो वो इस तरीके से बेस्ट प्राइस ढूंढते थे और अपना कट भी निकाल लेते थे। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे। फिर चाहे वो बैंकर्स हो गए, जो कंट्री साइड पे जितने भी गरीब लोग हैं उनको फाइनेंस करते थे काम करने के लिए। फिर चाहे वो सप्लाई मर्चेंट हो गए, मेन मर्चेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ये सब कुछ। सो अब हम आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 1600 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने 1750 तक सारे के सारे पोर्ट्स हथिया लिए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा भाई, वो यहाँ पे क्यों आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आए थे, हमारी इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंडिया में रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं और इंडिया को बहुत इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, फिर उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन चालू किया और इवेंचुअली सब कुछ अपने अंडर ले लिया। इन्होंने सबसे पहले जब ये 1600 में आए, आते ही
पोर्ट्स को कंट्रोल करना चालू कर दिया, नए पोर्ट्स बनाए, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई ये जो पूरी चेन बना रखी है लोगों ने, ठीक है, सप्लाई डिमांड की चेन है, ये सारी तोड़नी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे ट्रेड के ऊपर हक जमा सकते हैं। नए पोर्ट्स बनाए, वहां से ट्रेड को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने की वजह से जितना भी सप्लाई डिमांड की चेन थी वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गई। कैसे? अब पहले से ही सूरत और हुगली के अंदर जिन लोगों का काम चलता था उनका काम अब धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि नए पोर्ट्स बन गए हैं, वहाँ भी ट्रेडिंग होती है, जिसकी वजह से वीवर्स को कम पैसे मिले। वीवर्स को कम पैसे मिले यानी जितने भी मर्चेंट्स हैं उन्हें कम पैसे मिले। उन्हें कम पैसे मिलने के साथ साथ ब्रोकर्स को कम पैसे मिले और इवेंचुअली बहुत सारी बैंक्स भी बंद हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दिया, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। अब इतनी सारी इंटरफेरेंस करने की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुआ क्या कि 17th सेंचुरी के लास्ट के जो ईयर्स थे वहाँ पर हमारा पूरा जो सूरत पोर्ट का ट्रेड था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं सूरत से, वो गुड्स का नंबर है 16 मिलियन, तो 1740 आते आते हुआ क्या कि वो 16 मिलियन गिर के 3 मिलियन तक पहुँच गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स की इस इंटरफेरेंस की वजह से। उसके बाद भाई इन्होंने क्या किया, इन दोनों पोर्ट्स को पूरी तरीके से डिके करके, सूरत और हुगली पोर्ट को डिके करके एक नया पोर्ट बनाया। जितने भी बॉम्बे के पोर्ट्स हैं और कैलकाटा के और पोर्ट्स हैं उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया, वहाँ पे सारे के सारे नए पोर्ट्स बनाए और वहाँ पे ट्रेड आगे लगाया। तो ये ओल्ड पोर्ट्स से न्यू पोर्ट्स का जो शिफ्ट था, ये एक तरीके से इंडिकेशन का काम करता है कि अब कॉलोनियल पावर धीरे धीरे इंडिया के अंदर पावर में आ रही है, वो कुछ ना कुछ करने वाली है। एक तरीके से आप इसे मेजर ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं, एक इंडिकेशन बोल सकते हैं। और जो ये नए पोर्ट्स थे इनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ यूरोप के लोग ही ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी बंदा यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पे आसपास इंडिया की कोई भी कंपनी वगैरह नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं कि देखो, देश इंडिया का, पोर्ट्स इंडिया के, लेकिन मर्जी कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो भाई इसकी वजह से लोगों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप अपना बिजनेस वगैरह बंद करो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ ऐसी चीज करो जिसमें ब्रिटिशर्स टांग ना अड़ाएं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उसके अंदर एक पार्टिसिपेंट बन जाओ। तो कई लोगों ने, बहुत सारे बैंक्स हो गए, उन्होंने तो बिल्कुल ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और किसी और काम के अंदर चले गए कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर तो काम करेंगे नहीं। वेयरएज कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पुराने पैसे बचे हुए थे, जो बहुत अमीर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया। तो ये सारा पंगा भाई मर्चेंट्स के साथ था। अब ये मर्चेंट्स वाला टॉपिक तो खत्म, अब देखते हैं कि वीवर्स के साथ क्या हुआ। मर्चेंट्स तो चलो उनके पास पैसे हैं, लेकिन अब वीवर्स का क्या होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा। तो हम पहले वो कंडीशन देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे इंडिया के मर्चेंट्स एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएं, चाहे यूरोप के मर्चेंट्स एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएं, काम तो वीवर्स को ही करना पड़ेगा। सो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो सब हम देखते हैं। अब भाई इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया वीवर्स को। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वीवर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उन्हें एक चीज़ तो पता थी कि देखो यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है यहाँ का, और हम अभी नए नए इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए हैं। तो भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप नहीं होती, हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का जितना भी काम है, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है कपड़ा, वो इन्होंने मर्चेंट्स के हाथ से निकालकर अपने हाथ में ले लिया था। अब ये पैसे कमाते थे, क्योंकि इंडिया का कपड़ा यार आज से तो फेमस है नहीं, वो तो बहुत पहले से फेमस है। तो इन्होंने ये चीज़ की। अब भाई ब्रिटिशर्स ने इतना सब कुछ किया था, उन्होंने मर्चेंट्स को हटा दिया, उन्होंने बहुत सारे बैंक्स को हटा दिया, लेकिन फिर भी कपड़े की डिमांड तो कम नहीं हुई। वीवर्स के पास अब भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स थे। अब ये नहीं लेते तो फ्रेंच वाले भी लेंगे, डच वाले लोग भी लेंगे, सबको कपड़ा चाहिए था, सब हमारे ट्रेडर्स से कांटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर यूरोप बहुत ज़्यादा जलता था। वो सोचता था कि यार ये सिर्फ हमें ही कपड़ा दें और किसी को कपड़ा ना दें। तो ये सब करने के लिए अब ब्रिटिशर्स ने ये किया कि इन्होंने गंदे लॉज बनाने चालू किए। इन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए पहले पॉलिटिक्स का सहारा लिया, धीरे धीरे लॉज से वीवर्स को अपनी ग्रिप के अंदर लिया, ताकि धीरे धीरे ये लोग हमारी तरफ आ जाएं और फिर ये किसी और को कपड़ा नहीं दे पाए। तो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन वीवर्स को कैसे कंट्रोल किया, तो ये बताइए। इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, उन्होंने मोनोपोली एस्टेब्लिश करी। जब आपके पास
कस्टमर्स होंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ब्रिटिशर्स को ही बेचेंगे, ये जो भी कपड़ा होता है ना आप किसी फ्रेंच को बेचेंगे ना किसी डच को बेचेंगे, वो सारे इनलीगल हैं, आप सिर्फ हमें ही बेचेंगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उन्होंने कुछ पैंतरे अपनाए। सबसे पहला, उन्होंने जितनी भी सप्लाई डिमांड की चेन थी उसमें वीवर से लेकर एंड प्रोडक्ट जिसके पास पहुंचता है वहाँ पे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन बीच के सभी लोगों को हटा दिया, और हटाने के बाद अब डायरेक्टली वो वीवर से डील करते थे। तो इन्होंने सप्लाई डिमांड चेन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। दूसरी चीज़, इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई। जैसे एक तरफ आपके इंडियन वीवर्स हो गए, एक तरफ आपके ब्रिटिश ट्रेडर्स हो गए, बीच में इन्होंने एक सुपरवाइजर रखा जिसे हम गोमत्था बोलते हैं। अब ये सारा का सारा काम भाई गोमत्था का है कि वो कैसे भी करके कपड़ा लेके आए और ब्रिटिश ट्रेडर्स को दे। अब वो चाहे कुछ भी लगा सकता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकता है। सो भाई वो कैसे भी करके वीवर्स से कपड़ा निकाल लेता था और निकालने के बाद ब्रिटिशर्स को दे देता था। एक और चीज़ इन्होंने अपनाई, इन्होंने एडवांस देना चालू किया। इन्होंने पैसे देना चालू किया। मान लो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है कपड़े के लिए, तो वीवर्स को रॉ मटेरियल खरीदना है तो एडवांस दे दिया जाता था। अब एडवांस क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दे दिया, तो जिस बंदे ने एडवांस ले लिया वो अब सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बेचेगा, किसी और को बेच नहीं सकता। तो ये कुछ 2-3 पैंतरे आजमाए गए जिससे ब्रिटिशर्स ने वीवर्स को कंट्रोल किया। अगर कोई पूछे तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला, उन्होंने बीच के जितने भी मिडलमैन है चेन के अंदर उनको हटा दिया, एक मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। दूसरी चीज़, उन्होंने सभी को इनलीगल करार दिया जो भी उनके अलावा कपड़ा खरीदेगा। और तीसरा, उन्होंने एडवांस देना चालू किया। अब भाई इन चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जैसे हमें पता है कि पहले बार्गेनिंग पावर सारी की सारी वीवर्स के हाथ होती थी। जो उनके कपड़े का बेस्ट प्राइस ऑफर करेगा उसे वो कपड़ा बेचते थे, वो बार्गेनिंग पावर उनके हाथ से निकल गई, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अब जितना भी काम है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होने लग गया कि यार उन्हें अब टाइम ही नहीं मिलता था अपने कोई और काम करने के लिए। अब इनिशियली जितने भी वीवर्स थे वो प्राइमरली खेती करते थे, बीच में जो टाइम बच जाता था उसमें वो कपड़ा बनाते थे और मर्चेंट्स को बेच देते थे। लेकिन अब क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया, सेल्फिशली है ना, ब्रिटिशर्स उनसे ज़बरदस्ती एक्सट्रीम मात्रा में प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो अब लोग अपनी ज़मीन बेचकर खाली वीविंग ही करते थे, पूरे पूरे दिन लगे रहते थे, पूरी पूरी रात लगे रहते थे। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब वीविंग करते थे और उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते थे। इस चक्कर में जितने भी वीवर्स जो अच्छे काम करते थे उन्होंने थक हार कर वीविंग को ही छोड़ दिया, और जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उन्हें ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा कंट्रोल करते थे कि उसकी कोई हद नहीं। और इसके साथ साथ भाई क्लैशेज होने चालू हो गए, गोमत्था और वीवर्स के बीच में क्लैशेज होने लग गए। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जितने भी लोग थे, मर्चेंट्स हो गए या फिर जो भी बीच के मिडलमैन थे, वो सारे के सारे गाँव के ही लोग थे, अपने ही लोग थे। अगर मान लो कभी लेट हो गया कपड़ा देने में तो ये लड़ाई वड़ाई का माहौल नहीं बनता था। लेकिन अब क्योंकि गोमत्था आ गए हैं, तो गोमत्था अगर कपड़े नहीं दे पाता था तो ब्रिटिशर्स उन्हें डांट लगाते थे, और ब्रिटिशर्स उन्हें डांट लगाते थे, गोमत्था जो है वो वीवर्स को डांट लगाता था, तो गाली गलौज का माहौल बन गया। तो इस तरीके से बहुत ही टॉक्सिक माहौल होने लग गया था, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं सुनते थे। मान लो किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम के बेसिस पे तो छुट्टी ले सकता है, लेकिन वो जेन्युइन प्रॉब्लम को सुनते ही नहीं थे। उन्हें बस कपड़े से मतलब था, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसी हालत में है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब हम आगे बात करते हैं बिहेवियर ऑफ गोमत्ता। इन लोगों का बिहेवियर कैसा था। तो भाई अब ज़्यादातर लोग इनसे ना खुश थे, तो ये अकेले तो घूमेंगे नहीं, इतनी सारी भीड़ है, किसी ने पीट दिया तो फिर ये क्या करते थे, अपने साथ सिपाही लेके रखते थे और उसके साथ साथ ये पीएन्स को लेके रखते थे। अगर किसी ने कपड़े नहीं दिए, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता था, गाली गलौच होती थी, पूरे के पूरे गांव के अंदर इन्हें घुमाया जाता था और इन्हें धमकियां भी दी जाती थी कि अब अगली बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब इन चीज़ों का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्होंने जितना उन्हें पैसा दिया जाता था वीवर्स को, उसे और कम कर दिया, क्योंकि अब इनलीगल हो चुका है, अब किसी और को तो बेच नहीं सकते, तो थक हार के बेचना ही पड़ेगा, तो और कम कर दिया प्राइस को। तो भाई अगले पूरे दिन लगे रहते थे, फिर भी वो इतना नहीं कमा पाते थे कि बेसिक नीड को तो पूरा कर ले। तो इतना सब कुछ होने लग रहा था, तो कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी हिम्मत हार चुके थे। वो सोचते थे कि चलो यार मर पिट जाए, कैसे भी करें, हम तो ऐसे ही हैं। मतलब वही होता ना, अपने आप को बहुत ही नीचे दिखाना। तो ये सब चीज़ें होने लग गई। जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने वीविंग ही छोड़ दी।
वीविंग छोड़ने के बाद कई लोग जो है अपने गांव से दूसरे गांव शिफ्ट हो गए जहां पे ब्रिटिशर्स का राज ना हो, जहां गोमत्था ना हो, ताकि वो एक इजी लाइफ को जी सकें। सो भाई अलग अलग तरीके के लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग कदम उठाए। अब भाई आगे 19th सेंचुरी आते आते इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर था उसका डिमाइस आना चालू हो गया। अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि जब तक उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी तरह नहीं आ जाता, जब तक वो कपड़ा अपना और देशों को बेचने नहीं लग जाते, तब तक वो इंडिया के एक्सपोर्ट से पैसा कमाएंगे। अब उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तो इंडिया से सारा फोकस हटके अब ब्रिटिशर्स के पास चला गया था, तो उन्होंने काम करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलने को मिला। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मैनचेस्टर कम टू इंडिया। अब भाई इस टॉपिक के अंदर जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही भारी मात्रा में आया था। तो अब हम आगे देखते हैं। अब भाई 1772 के अंदर यहाँ पे एक कंपनी ऑफिशियल था जिसका नाम था हेनरी पटुलो। इन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया का कपड़ा, इंडिया का टेक्सटाइल इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम चाहे कितनी कोशिश कर लें लेकिन उसका कभी डिक्लाइन नहीं आएगा, कभी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, फिर चाहे हम उस पर कितना ही जोर लगा लें। लेकिन हमें पता है 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा डिक्लाइन आ चुका था इंडिया के सेक्टर में, जिससे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ा। अब भाई हम आगे देखें तो 1811 से लेके 1812 तक जो भी एक्सपोर्ट था वो 33% था, लेकिन इसके बाद 1850 से लेके 51 तक वही एक्सपोर्ट की डिमांड अब 3% हो गई। अब ये सब हुआ कैसे? अब भाई इसमें ब्रिटेन बहुत ज़्यादा चालू था। उन्होंने क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद यहाँ ब्रिटेन में लाकर उससे फिनिशिंग गुड्स बनवाए और फिनिशिंग गुड्स बनाने के बाद पूरी दुनिया में बेचा। तो हमारे यहाँ से पहले जो फिनिशिंग गुड्स जाते थे अब वो ब्रिटेन से जाने लग रहे हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, 33 से सीधा 3% पे गिर गया। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक एक्सप्लॉइट किया गया हमें। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनचेस्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा था। अब वहाँ पर ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते थे। तो भाई फार्मर्स ने बोला कि आप है ना इंडिया से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मत आने दो यहाँ पर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो मैनचेस्टर के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका कंपटीशन बन जाएगा यहाँ पर। सो भाई अपने मर्चेंट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ब्रिटेन आते थे इंडिया से, उसे बिल्कुल मना कर दिया, उसे बिल्कुल बंद कर दिया और इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल लेते थे और खुद इंडिया को ही बेचते थे। तो भाई इसी के बाद आप देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट चला, जहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, क्योंकि हमें पता है हम स्टार्टिंग में तो ये खादी कपड़ा ही पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और ये सारी चीज़ें हुई। सो भाई इस तरीके से ब्रिटेन ने क्या किया, अपना फ़ायदा किया और इंडिया के प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ आने ही नहीं दिया। तो इंडिया का नुकसान ही नुकसान हो रहा है और ब्रिटेन का फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। सो भाई इसी तरीके से 19th सेंचुरी आते आते बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के जो गुड्स हैं वो यहाँ पे आने लग गए और हम सिर्फ उन्हें रॉ मटेरियल देते थे। हमेशा याद रखना, जो कंट्री रॉ मटेरियल देती है वो हमेशा गरीब रह जाती है और जो फिनिशिंग गुड्स बेचती है वो अमीर हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता आता है और फिनिशिंग गुड्स महंगे आते हैं। तो इंडिया इसी तरीके से गरीबी के अंदर जाता रहा। सो जो इंडिया के वीवर्स थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो धागा बनाते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब कोई भी लोग उनकी चीज़ें खरीदने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो थोड़े से महंगे आते थे, क्योंकि हैंड से बनते थे, और दूसरी तरफ वो इन फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को कहीं और बेच भी नहीं सकते, क्योंकि बैन कर दिया गया है अब गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कुछ। सो नुकसान किसका हो रहा है? कॉटन वीवर्स का। सो भाई इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब क्योंकि इंडिया के लोग भी सस्ता कपड़ा मिल रहा है तो वही पहनते थे। एक तरीके से एक टाइम पर जो वीवर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो अब धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी होती जा रही थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत सोने की चिड़िया था उसके पर काटे जा रहे थे। और अब एक न्यू चैलेंज भी आने वाला था आगे जाके। भाई ये प्रॉब्लम हुई कि अब इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल मिलने वाला था, ठीक है, रॉ मटेरियल तो हमारे पास था ही, अब धीरे धीरे ब्रिटेन इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल ले लेता था कि हमारे यहाँ पर जो लोग कपड़ा बनाते थे उनको ही रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिलता था। आप देख सकते हैं, एक तो हमारे यहाँ कोई कपड़ा नहीं खरीदने वाला, ठीक है, सब ब्रिटेन के कपड़े खरीद रहे क्योंकि वो सस्ते आते हैं। जो गिने चुने लोग यहाँ के कपड़े लेना चाहते हैं उनको आप और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपको ही रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें हो रही थी,
जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस भी शूट अप कर गया और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और ये सारी दिक्कत ना सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हुई। पहले ब्रिटेन के अंडर अमेरिका भी था और इंडिया भी था, तो अमेरिका से भी कॉटन आ जाता था, इंडिया से भी कॉटन आ जाता था, दोनों चीज़ ठीक थी। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका जो है वो आज़ाद हो गया, अब सिर्फ इंडिया बचा, तो सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और इसके साथ साथ कमेंट्स में कोई अच्छी सी चीज़ लिखना या कोई क्वेश्चन पूछना, वो सब आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें ये चैप्टर पढ़ना है, या फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।